नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवी टेक्निकल क्लासेज में। आज हम हमारे इरिगेशन इंजीनियरिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसमें से आपके क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। ये टॉपिक मैं आपको सभी जेई और एई के एग्ज़ाम के पर्पस के अकॉर्डिंगली करा रहा हूँ। वैसे रिसेंटली अभी हमारी वैकेंसीज आई हुई है RSM SSB में, तो उसमें भी आपका ये टॉपिक है। तो इरिगेशन में जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो मेरा है कैनाल डिज़ाइन। ठीक है, कौन सा टॉपिक है दोस्तों? कैनाल डिज़ाइन। कि इस डिज़ाइन को कैसे करेंगे, किस किस तरह के यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होंगे, वो सारे आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, जब भी हम इनको पढ़ते हैं तो दो वर्ड हमारे सामने आते हैं। एक तो आता है कैनाल, ठीक है, एक तो आता है कैनाल और एक आता है चैनल, CHANNEL, चैनल। एक तो आता है कैनाल और एक आता है मेरे दोस्तों चैनल। देखो दोनों में मेन अंतर क्या है? मेन भले ही अंतर हो, बाद में ऐसे भी बोल सकते हैं चैनल डिज़ाइन या कैनाल डिज़ाइन। कैनाल आपका आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड होता है, कैनाल आपका आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड होता है, जबकि चैनल आपका नेचुरल होता है। जबकि चैनल आपका नेचुरल होता है, दोनों में ही पानी का फ्लो होता है। जैसे हम चैनल की बात करें, जो नेचुरल चैनल है एक आपका इंग्लिश चैनल, जो कि इंग्लैंड और फ्रांस को जोड़ता है। किसको जोड़ता है आपस में? इंग्लैंड और फ्रांस को जोड़ता है। तो अगर मैं चैनल बोलूँ या कैनाल बोलूँ तो लगभग दोनों बात ही एक ही है। तो यहाँ पर कैनाल डिजाइन पढ़ो या सर चैनल डिजाइन पढ़ो, बात एक ही है। तो अब हम शुरू करते हैं कि चैनल और कैनाल को किस हिसाब किताब से डिजाइन करते हैं। देखो हमारे पास जो कैनाल होती है, बेसिकली उसको क्या करते हैं हम? कोई इरिगेशन कैनाल है तो वो हमारे इरिगेशन वाले फील्ड को पानी ले जाएगी। तो अब यहाँ पर ध्यान रखना है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है। पानी किसी डैम से कैनाल के द्वारा फील्ड में पहुँचना है, ठीक है। पानी क्या पहुँच रहा है? सपोज आपने कोई डैम बनाया, डैम में पानी स्टोर किया, यहाँ से कैनाल बना करके आपको पानी फील्ड कर पहुँचाना है, या किसी रिवर के पानी को फील्ड को पहुँचाना है। तो उसके लिए कुछ डिज़ाइन किया जाएगा, कुछ इंतजाम किए जाएंगे जिससे ये हमारा पानी सही तरह से फ्लो करता हुआ हमें फील्ड पर मिले। तो जनरली जो कैनाल की बात होती है तो हमारे पास जो कैनाल आती है दोस्तों वो तीन तरह की आती है। पहली आती है नॉन अलूवियल कैनाल, दूसरी कैनाल आती है रिजिड बाउंड्री कैनाल, और तीसरी जो मेरे पास कैनाल आती है वो आती है दोस्तों अलूवियल कैनाल। फर्स्ट वन इज नॉन अलूवियल, सेकंड वन इज रिजिड बाउंड्री, थर्ड वन इज एलुवियल। और बेसिकली अगर सही में बताऊं तो कैनाल को दो तरह से ही लेके चलते हैं, एक तो होती है अनलाइंड और एक होती है लाइंड। ये तो बेसिक है और मैंने आपको बताई सर आपने तो तीन तरह की बताई है। एक बार इन तीन तरह की कैनाल को आप थोड़ा सा बता दो हमें कि क्या क्या होती है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं नॉन अलूवियल कैनाल। किसकी बात कर रहा हूं? नॉन अलूवियल कैनाल। सिंपल सी डेफिनेशन है, ऐसी कैनाल जो आपके नॉन अलूवियम स्ट्रेटा पर बहती हो। अब बोलेंगे कि सर नॉन अलूवियम स्ट्रेटा क्या होता है? जैसे मैंने बोला आपका लोम है, या फिर सही डेफिनेशन तो ये है डिसइंटीग्रेट रॉक। चट्टानों के टूटने फूटने से या चट्टानों के द्वारा जो कैनाल बनी है वो मेरी नॉन अलूवियल कैनाल है। कौन सी कैनाल है? नॉन अलूवियल कैनाल है। अलूवियल का मतलब होता है जो क्ले से बनी हो, जो अलूवियल सोइल से बनी हो। नॉन अलूवियल कैनाल हल्की सी स्टेबल चैनल की कैटेगरी में आती है। कैसी आती है? स्टेबल कैनाल की कैटेगरी में आती है। अब बोलेंगे कि साहब स्टेबल क्या है? स्टेबल का मतलब ये है कि आप इस कैनाल में अपनी फ्लो वेलोसिटी को इतना रख सकते हो कि कैनाल में भैया ना तो सिल्टिंग होगी और ना ही स्क्योरिंग होगी। अभी हम पढ़ेंगे डिटेल सिल्टिंग स्क्योरिंग क्या है। तो स्टेबल का मतलब क्या है कि ऐसी चैनल जिसमें आपने वो वेलोसिटी दी है जो सिल्टिंग भी ना करे और स्क्योरिंग भी ना करे। लेकिन बोला कि सर नॉन अलूवियल में तो है, लेकिन माना अलूवियल है, क्ले से बनी है, तो उसमें इसको मेंटेन नहीं कर सकते। और इस सिल्टिंग और स्क्यूरिंग के लिए ही मेनली कैनाल को डिजाइन करते हैं
ये समस्या आज भी बनी हुई है। हाँ, ये है कि थोड़ा बहुत सही हुआ है, लेकिन फिर भी सिल्टिंग और स्क्यूरिंग की समस्या आज की कैनाल में भी है। इसको पूरी तरह से 100% सॉर्ट आउट नहीं किया जा सका है। तो लोम या डिसइंटीग्रेट में जो बह रही है वो कैसी हो गई आपकी सर, नॉन अलुवियल चैनल की कैटेगरी में आ गई। ठीक है, नॉन अलुवियल चैनल की कैटेगरी में आ गई। अब हम बात करते हैं कि सर आपने दूसरी बोली थी रिजिड। दूसरी क्या बोली थी? रिजिड। इस रिजिड को ही बोलते हो भाइयों लाइंड कैनाल। इस रिजिड को ही क्या बोलते हैं भाइयों? लाइंड कैनाल। रिजिड और लाइंड कैनाल ऐसी कैनाल है जिसके बैंक और बेस को किसी इम्परवियस मटेरियल की कोटिंग से कोट कर दिया हो। आगे डिटेल्ड पढ़ेंगे, बस लाइंड का मतलब क्या है? ऐसी चैनल या ऐसी कैनाल जिसका बैंक व बेस, ये बैंक हो गए, ये बेस हो गया, दोनों को प्रोटेक्शन कर दिया। सर प्रोटेक्शन किससे कर दिया? बोला भाई सीमेंट कंक्रीट से कर दिया, लाइम कंक्रीट से कर दिया, स्टोन की पिचिंग से कर दिया। बोले कि मैंने और स्टेबल बना दिया। तो इसमें तो बिल्कुल ही समस्या नहीं आएगी कि आपकी वेलोसिटी को कितनी रखनी है, कितनी नहीं रखनी। तो ये लाइंड कैनाल आती है। देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ सिल्टिंग एंड स्क्योरिंग। अब इसको भी डिटेल डिजाइन आगे पढ़ने वाले हैं। फिर तीसरे नंबर की जो मेरी कैनाल या चैनल आती है दोस्तों, तीसरे नंबर की जो मेरी कैनाल और चैनल आती है वो मेरी है अलुवियल कैनाल। अब अलुवियल कैनाल का मतलब है ऐसी कैनाल जो अलुवियल सोइल पर बहती हो, सच एज क्ले। तो भाइयों अगर मान लो मेरी कोई ट्रेपेजोइडल सेक्शन वाली कैनाल है और वो अलुवियल सोइल पर बह रही है, तो हो सकता है मैं फ्लो वेलोसिटी तेज ना रखूं। तेज रखूंगा तो भाई क्या होगा? ये साइड की मिट्टी को और आधार की मिट्टी को, ये तो हो गया बेस और ये हो गया बैंक, इन मिट्टी को स्क्यूरिंग कर देगी, हटाना शुरू कर देगी। इसको बोलते हैं इरोजन। क्या बोलते हैं? इरोजन। यानी कि ये साइड और बेस में से मिट्टियों को हटाना शुरू कर देगी, वो कहलाएगा इरोजन। बोला कि सर फिर तो वेलोसिटी कम रखो। अगर मैं वेलोसिटी कम रखता हूं तो अगर कैनाल में जो पानी आ रहा है उसमें सिल्ट है या बोलो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, तो वो सारे यहां पर सेटल हो जाएंगे और इस समस्या को बोलते हैं सर सिल्टिंग। तो भाइयों ये वह कैनाल है जिसमें सिल्टिंग और स्क्यूरिंग की समस्या सबसे ज्यादा होती है। तो यहां से मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सिल्टिंग होगी तो क्या होगा, स्क्यूरिंग होगी तो क्या होगा। सपोज करो आपने कैनाल को डिजाइन कर दिया, आपने बोला कि यार कैनाल में मिट्टी नहीं जानी चाहिए, सिल्ट नहीं जानी चाहिए, तो थोड़ी वेलोसिटी बढ़ा दो। ये मेरी एक्चुअल कैनाल है, दोबारा बना देता हूं, ये मेरी कोई एक्चुअल ट्रेपेजोइडल कैनाल है। कुछ टाइम बाद मैंने, ये मेरा इसका FSL है। FSL बोले तो भाइयों फुल सप्लाई लेवल। FSL को क्या बोला गया है? फुल सप्लाई लेवल। ये इसके किनारे है, बैंक है, ये इसका बेस है। मैंने बोला कि सपोज वाले स्क्यूरिंग को पढ़ लेते हैं। मैंने बोला इसमें स्क्यूरिंग हो रही है। आप बोलोगे सर स्क्यूरिंग हो रही है तो जगह जगह के ये मटेरियल को हटाएगी, तो इस कैनाल का क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा। सपोज करो इतनी मट्टी हट गई, इस कैनाल का क्रॉस सेक्शन तो क्या हो गया? बोलेंगे कि सर क्रॉस सेक्शन तो इंक्रीज हो गया। बोला FSL इसका जरूर गिर गया। FSL इसका जरूर गिर गया। भाइयों अगर फुल सप्लाई लेवल गिर जाएगा तो मेरी चैनल या कैनाल का जो कमांडेड एरिया होगा वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं मेरी कैनाल में स्क्यूरिंग की प्रॉब्लम ना हो। बोला सर ये तो आपने स्क्यूरिंग की प्रॉब्लम को समझा दिया। बोला कि एक बार सिल्टिंग और समझा दो। बोला कि ये लो, माना कोई चैनल है, उस चैनल का कोई FSL है। FSL बोले तो फुल सप्लाई लेवल। बोला कि पानी अपने साथ मिट्टी को लाया। किसको समझ रहे हैं हम? सिल्टिंग को। बोला कि पानी अपने साथ सर मिट्टी को लाया और मिट्टी यहां जमा हो गई। मिट्टी अगर यहां जमा हो गई तो इसकी फुल सप्लाई डेप्थ क्या हो जाएगी? दोस्तों बोला कि सर इसकी फुल सप्लाई डेप्थ तो कम हो जाएगी। बोला फुल सप्लाई डेप्थ कम हो जाएगी तो इसकी डिस्चार्ज कैपेसिटी बताओ। बोला कि सर आप बोल रहे हो तो डिस्चार्ज कैपेसिटी भी कम हो जाएगी। बोला कि डिस्चार्ज कैपेसिटी मेरे दोस्तों कम हो जाएगी तो भाइयों कमांडेड एरिया पर भी क्या फर्क पड़ेगा? कमांडेड एरिया का मतलब है यह कैनाल कितने क्षेत्र को सर्व कर रही है।
यह कैनाल कितने क्षेत्र को सर्व कर रही है, क्या कहलाता है, कमांडेड एरिया। बोला कि ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी तो कमांडेड एरिया भी मेरा कम हो जाएगा। तो ये मेरी सिल्टिंग और स्क्यूरिंग की मेन समस्या रहती है कौन सी कैनाल में, बोला कि सर अलुवियल कैनाल में। तो अलुवियल कैनाल का डिजाइन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जेई और एई खासतौर से जेई के लिए, ठीक है। आरएस एमएसएसबी का एक टॉपिक है कैनाल डिजाइन, उसके लिए भी अलुवियल चैनल का डिजाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं बात करूंगा लेसी कैनेडी। तो एक बात भी पूछ लेता है, लेसी कैनेडी ने किन कैनाल पर अपने प्रैक्टिकल किए, तो बोलेंगे कि सर अलुवियल चैनल या अलुवियल कैनाल। अब हम आगे बात करते हैं कि इन तीनों तरह की जो मैंने आपको कैनाल बताई, ये 3 तरह की जो मैंने आपको कैनाल बताई, इन कैनाल का डिजाइन कैसे करते हैं, क्या करेंगे, इन कैनाल का डिजाइन हम कैसे करेंगे। तो भाइयों सबसे पहले मैं आपको नॉन अलुवियल कैनाल का डिजाइन के कुछ प्रोसीजर बता रहा हूं। किसके, नॉन अलुवियल चैनल या कैनाल। अब मैंने बोला नॉन अलुवियल चैनल या कैनाल में ऐसी कोई समस्या नहीं आ रही, किसकी, सिल्टिंग और स्क्यूरिंग की, तो मैं केवल जर्नल फ्लो इक्वेशंस का यूज करके इसको डिजाइन कर सकता हूं। बोला कि फ्लो इक्वेशन कौन सी, बोला कि एक साइंटिस्ट था चेजी, उसने अपनी एक इक्वेशन दी थी v बराबर सी अंडर द रूट आर एस। तो एक तो मैं इसका डायरेक्ट यूज कर सकता हूं, और बोला कि सर फ्लो वेलोसिटी को निकाल सकता हूं। हमारे कुछ स्टूडेंट हैं जिन्हें इस एस का मतलब नहीं पता होता है। भाइयों ध्यान से समझना, 2 स्लोप होते हैं, एक तो ये मेरी ट्रेपेजोइडल कैनाल है, कैसी ये, ठीक है, समझना, इससे मार्कर से समझा रहा हूं, ये ट्रेपेजोइडल कैनाल है, इसमें आपके ये जो साइड है, ये तो कहलाता है साइड स्लोप, और पानी ऐसे बहेगा, बोला कि सर ये पानी ऐसे बहेगा, ये आपका है बेड स्लोप और ये आपके साइड स्लोप। तो पहला क्वेश्चन ही मेरा ये होता है आप लोगों से कि भाइयों इस एस का मतलब क्या है, ये एस कौन सा स्लोप है, ठीक है, ये एस कौन सा स्लोप है, एक तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात यहां पर ध्यान रखना है, चेजी कांस्टेंट है, उसको निकालने का एक बेजिन इक्वेशन है। ये सब एफएम में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, किसमें पढ़ा हुआ है, एफएम में पढ़ा हुआ है। क्या है, 87 1 प्लस के अंडर द रूट आर, 87 1 प्लस के अंडर द रूट आर। यहां पर के आपका बेजिंग कांस्टेंट है, कैसा कांस्टेंट है, बेजिंग कांस्टेंट है, जो कि सरफेस पर निर्भर करता है कि कैनाल किस मटेरियल से बना है। आर आप लोग पढ़ के आए हो, हाइड्रोलिक मीन रेडियस होता है जिसको हम मीटरों में लेते हैं, यहाँ से सी का मान हम यहाँ रख देते हैं, तो हमारे पास चेजी से उसकी क्या आ जाती है, फ्लो वेलोसिटी आ जाती है। भाइयों एक और साइंटिस्ट था मैनिंग, उसने भी एक इक्वेशन दी थी, 1/n r की पावर 2/3 s की पावर 1/2। इस इक्वेशन का भी यूज करके हम v निकाल सकते हैं, क्योंकि इन कैनाल और चैनल में डायरेक्ट मेजरमेंट हम करते हैं, इसलिए सीधा इससे निकाल लेते हैं। अगर मैं जर्नल शेप की बात करूं और नॉन अलुवियल चैनल की बात करूं, तो कैनाल के लिए जो डिजाइन लिया जाता है, क्रॉस सेक्शन लिया जाता है मेरे भाइयों, वो होता है ट्रेपेजोइडल या ट्रेपेजियम बोल दो आप, ठीक है, क्या होता है, ट्रेपेजोइडल। सपोज ये कोई ट्रेपेजोइडल कैनाल है, ठीक है, ये कोई ट्रेपेजोइडल कैनाल है, इस कैनाल की जो विड्थ है वो भाइयों है b, ये FSL से इसकी जो गहराई है ये कहलाती है फुल सप्लाई डेप्थ, ये b है, तो ये मेरा हुआ b। इनका कुछ ना कुछ साइड स्लोप गिवन होता है, सपोज मैं साइड स्लोप को जो अज्यूम कर रहा हूं वो है r:1, मतलब r हॉरिजॉन्टल टू 1 वर्टिकल, अब सामने देखेंगे सब, r हॉरिजॉन्टल टू 1 वर्टिकल, और सर ये डिस्टेंस d है, तो ये मेरा कॉन्सेप्ट से निकल के आ गया सर rd होगा, और सर ये भी मेरा rd होगा, बिल्कुल भाई बिल्कुल होगा। अब मैं आपसे पूछूं भाई बता इस ट्रेपेजोइडल का एरिया क्या होगा, आप बोलोगे ये लो, ये भी कोई सवाल है, 1/2 आमने सामने की भुजाओं का योग, जो इसके आमने सामने है, b है प्लस rd है प्लस rd है, इंटू उसके बीच की दूरी, ये आपका क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला।
अब इसको सोल्व कर लेते हैं सर। 1/2 2b प्लस 2rd गुना d। भैया 2 से 2 कट गया तो आपका आया bd प्लस rd का स्क्वायर। क्या आया? bd प्लस rd का स्क्वायर। ये तो मेरा आ गया दोस्तों फॉर्मूला। अब ये जर्नल फॉर्मूला है आपका r:1। अगर मैं बोलता कि ये स्लोप 0.5:1 है तो r का मान कितना रख देता? 0.5। पेरीमीटर की बात कर लूं, पेरीमीटर क्या होगा इसका? वेटेड पेरीमीटर यहां से यहां तक, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। यानी कि आपको सबसे पहले क्या करना है? ये वाली निकालनी है। अगर आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी हो और ये कर्ण माना हो तो हम बोलते हैं कर्ण का भाई क्या होता है? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, आर डी का स्क्वायर, आर स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। डी स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बचा? आर स्क्वायर प्लस 1। तो इसको निकालूंगा तो अंडर दी रूट कर दूंगा डी, यही तो करूंगा, अंडर दी रूट कर दूंगा और क्या जाएगा? 1 प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ लिख सकता हूँ डी अंडर दी रूट 1 प्लस आर स्क्वायर। इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो और इसको जोड़ दो, यही कहलाता है वेटेड पेरीमीटर। किस किस को? डी अंडर दी रूट 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस बी डी अंडर दी रूट 1 प्लस आर स्क्वायर। अगर इसको और शॉर्ट में लिखना हो, इसको और शॉर्ट में लिखना हो तो आप बोलोगे भैया यहां से जो पेरीमीटर आएगा, यहां से जो पेरीमीटर आएगा ट्वाइस होगा डी 1 प्लस आर स्क्वायर, 1 प्लस आर स्क्वायर। और वो भी किस में है? वो भी किस में है? अंडर दी रूट। वो भी किस में है? अंडर दी रूट। और बच क्या गया मेरा? और बच क्या गया सर मेरा? प्लस का बी। ये मेरा कहलाएगा वेटेड पेरीमीटर। ये मेरा कहलाएगा वेटेड पेरीमीटर, जिसका उपयोग करके मैं डायरेक्ट हमारी कैनाल का एरिया पेरीमीटर निकाल सकता हूं। फिर आगे जाके हम आर भी निकाल देते हैं क्योंकि a/p होता है। तो इस हिसाब किताब से नॉन अलूवियल चैनल को हम डिजाइन करते हैं। 3 चैनल में से मैंने पहली आपको समझाई नॉन अलूवियल, ठीक है। अब मैं बात करता हूं मेरी दूसरी चैनल जिसको नाम दिया था रिजिड बाउंड्री कैनाल या लाइंड कैनाल। क्या नाम दिया था फ्रेंड्स? रिजिड बाउंड्री कैनाल या लाइंड कैनाल। अब हम देखेंगे इस रिजिड बाउंड्री कैनाल या लाइंड कैनाल को किस तरह से हम डिजाइन करते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। कौन सी है? रिजिड बाउंड्री या लाइन। ये भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है अपने एसएससी के लिए और जेई के लिए, राजस्थान जेई के लिए। इससे पहले वाला भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन बेसिक कभी भी किसी भी कंडीशन में आपसे पूछ सकता है। आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइंड कैनाल। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है? सॉरी, अनलाइंड मतलब अलूवियल। अब यहाँ बात करते हैं रिजिड और रिजिड बोल दो या लाइन। रिजिड का मतलब होता है दृढ़। किसी मजबूत पदार्थ मटेरियल से आपने इम्परवियस की कोटिंग लगा दी हो तो बोल के आता है कि सर रिजिड बाउंड्री या लाइन। रिजिड बाउंड्री या लाइन कैनाल का जो आईएस कोड है वो है आपका आईएस 10430/1982। कौन सा है मेरे दोस्तों? आईएस 10430/1982। आईएस कोड की गाइडलाइंस के अनुसार आईएस कोड क्या बोलता है? कोई भी कैनाल जिसका डिस्चार्ज कम हो या ज्यादा हो, बोला कि लो हो या मोर हो, उसके लिए हमेशा जो सेक्शन अडॉप्ट करूंगा वो मेरा होगा ट्रेपेजियम सेक्शन या कैनाल विद साइड या बॉटम राउंडेड और कॉर्नर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आईएस 10430 क्या बोलता है? आपको गाइडलाइंस देता है कि लाइंड कैनाल को कैसे डिजाइन करूंगा। क्या बोलता है? अगर आपकी लाइंड कैनाल आईएस 10430 से डिजाइन कर रहे हो तो अकॉर्डिंग टू दिस कोड, इस कोड के अनुसार चाहे डिस्चार्ज ज्यादा हो चाहे डिस्चार्ज कम हो, आपका सेक्शन हमेशा कौन सा होना चाहिए? ट्रेपेजोइडल सेक्शन विद जो बॉटम उसका कैसा होना चाहिए? राउंड होना चाहिए। या आप बोलो कि सर कॉर्नर कैसा होना चाहिए? राउंड होना चाहिए या सर्कुलर होना चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए? हम जानते हैं कि आर हमें मैक्सिमम चाहिए, हाइड्रोलिक मीन रेडियस। उसके लिए तो जो सबसे अच्छा सेक्शन है सेमी इलिप्टिकल है, लेकिन उसको हम प्रैक्टिकली कंसिडर नहीं कर सकते, बनाना टफ है उसको। तो बोला कि ट्रेपेजियम ले लो, उसके कॉर्नर को बॉटम को राउंडेड कर दो या
घुमा दो आप थोड़ा सा। बोला कि सर सही है, लेकिन जर्नल जो क्राइटेरिया है, देखो हमारे डिजाइन का जर्नल क्राइटेरिया क्या कहता है कि डिजाइन सेफ हो, डिजाइन इकोनॉमिकल हो, डिजाइन सेफ हो, बोले कि डिजाइन इकोनॉमिकल हो। इसके लिए आप क्या करोगे, लो डिस्चार्ज के लिए तो लोगे ट्राइंगुलर। और लो डिस्चार्ज की डेफिनेशन क्या है, डिस्चार्ज इज लेस देन 85 क्यूमैक्स। और हाई डिस्चार्ज के लिए आप लोगे ट्रापाजोइडल, मतलब जब डिस्चार्ज 85 क्यूमैक्स से ज़्यादा होगा तो ट्रेपेजोइडल की तरफ जाओगे, और डिस्चार्ज 85 क्यूमैक्स से कम होगा तो किसकी तरफ जाओगे, ट्राइंगल की तरफ जाओगे। ये मेरी जर्नल अप्रोच है, क्योंकि मैं डिज़ाइन को सेफ रखना चाहता हूँ और इकोनॉमिकल रखना चाहता हूँ। लेकिन आईएस कोड तो बोलता है ना भाई, ज़्यादा हो चाहे कम हो, बेस्ट काम करो हमेशा। कौन सा दो, ट्रेपेजियम दो। तो आपको समझ में आया होगा कि जो मेरी लाइंड कैनाल है या रिजिड बाउंड्री कैनाल है, उसमें दो तरह के सेक्शन को हम फॉलो करते हैं। बोला कि सर कौन कौन से है वो दो तरह के सेक्शन। बोला कि पहला तो है ट्राइंगुलर सेक्शन। बोला कि पहला तो कौन सा है मेरे दोस्तों, ट्राइंगुलर सेक्शन। देखो ट्राइंगुलर कुछ ऐसे होगा, अगर मैं सिंपल ट्राइंगुलर की बात करूँ तो ये इसका स्लोप होगा साइड का, ये क्या होगा इसका साइड का स्लोप, थीटा क्या होता है साइड का स्लोप, और ये इसकी कुछ फ्लो डेप्थ होगी, ये उसकी कुछ फ्लो डेप्थ होगी। लेकिन आईएस कोड बोलता है मेरे दोस्तों कि आपका सेक्शन ट्राइंगुलर ले लो चाहे ट्रेपेजोइडल ले लो, लेकिन उसके कॉर्नर को, उसके बॉटम को क्या कर दो, मतलब राउंड कर दो आप। बॉटम को क्या कर दो आप सर, राउंड कर दो या सर्कुलर कर दो। देखो जो स्लोप होता है ना टेन थीटा, वो क्या होता है P/B, ये आपको पता होना चाहिए, यानी कि ये और ये। अब बोलेंगे कि सर P/B का मतलब क्या है, बोले कि P तो वर्टिकल को शो करता है और ये B हॉरिजॉन्टल को शो करता है। जब तो हम दे रहे थे R:1, हॉरिजॉन्टल R है और वर्टिकल 1 है। तो अब मैंने आपसे बोला कि इस सेक्शन को तो ले लो आप, लेकिन इसके जो बॉटम है, इसका जो बॉटम है उसको कैसा कर दो मेरे दोस्तों, राउंड कर दो। कैसा कर दो, राउंड कर दो। तो ये मैंने राउंड घुमा दिया, तो अब मैं इसकी बात करूं, ये फ्लो डेप्थ D, ये R और ये मेरा एंगल थीटा। यहां से मुझे दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले चाहिए, एक एरिया का चाहिए और एक पेरीमीटर चाहिए। ए एरिया ऑफ फ्लो, P पेरीमीटर है फ्लो का, D डेप्थ ऑफ फ्लो है। इनका चाहे डेरिवेशन कर लो, डेरिवेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इनके आने वाले सीधे स्टेटमेंट को आपको बता रहा हूँ। ए का मतलब क्या है, A बराबर D² थीटा प्लस कोट थीटा। ए का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, A बराबर D² थीटा प्लस कोट थीटा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है D है डेप्थ ऑफ फ्लो, D क्या है, डेप्थ ऑफ फ्लो। थीटा है आपका साइड स्लोप, इसकी किस में होगी, रेडियन में होगी। सर थीटा तो बता दिया, ये P भी बता दो। P निकल के आता है 2D थीटा प्लस कोट थीटा। P क्या निकल के आता है दोस्तों, 2D थीटा प्लस कोट थीटा। ये क्या है, आपके एरिया और पेरीमीटर के फॉर्मूले हैं, किसके लिए, रिजिड कैनाल के लिए। जब आपने सेक्शन कैसा लिया है, ट्राइंगुलर सेक्शन विद जो आपकी साइड है या बॉटम है वो क्या कर दिया, सर्कुलर कर दिया, ठीक है, या राउंड कर दिया। फॉर्मूला क्या निकल के आता है, A बराबर D² थीटा प्लस कोट थीटा, और P क्या आता है 2D थीटा प्लस कोट थीटा, ताकि आप R को आसानी से निकाल सको। कैसे, A/P। और थीटा मैंने आपको बता दिया है फ्रेंड्स, थीटा आपका रेडियन में है। आपको पता होना चाहिए कि इनमें क्या अंतर होता है रेडियन में, और रेडियन की बात करूं और किसकी बात करूं, मैं डिग्री की बात करूं। तो बताओ 1 डिग्री में कितना, करीब 0.0175 होता है ना। हाँ वो बेसिक है, वो आप कर लोगे। बोला कि ये आपका एरिया का हो गया, ये आपके पेरीमीटर का हो गया, किसके लिए, ट्राइंगुलर सेक्शन के लिए, ठीक है, ट्राइंगुलर सेक्शन के लिए। अब हम बात करते हैं ट्राइंगुलर सेक्शन के लिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि आपका अगर ट्रेपेजोइडल सेक्शन हुआ तो उसको कैसे करोगे। ट्रेपेजोइडल के लिए भी देखिए मैं गणित बताता हूं आपको। ये जो फॉर्मूले मैंने लिखे हैं दोस्तों, वो आपके किसके लिए लिखे हैं, वो आपके लिखे हैं ट्राइंगुलर के लिए। अब बोले कि सर अगर ट्रेपेजियम हो गया, ट्रेपेजोइडल हो गया, तो बोला कि देख लेते हैं एक बार ट्रेपेजोइडल कैसा होगा। ठीक है, बोला कि देख लेते हैं एक बार ट्रेपेजोइडल कैसा होगा।
ये मेरा ट्रेपेजॉइडल है, इनके कॉर्नर को मैंने क्या कर दिया, घुमा दिया, बोला कि राउंड कर दिया, ठीक है, इंक भरना चाहिए, बोला कि राउंड कर दिया, बोला कि ये थीटा है, ठीक है, ये वही बी है आपका पुराना वाला, बोला कि सर ये आपका वही पुराना वाला डी है, ये वही बी है। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा, इसको सोल्व करूंगा, आप बोलोगे लगभग तो सर सेम ही है, बस जो फॉर्मूला होगा वो देख लो एक बार। अब इसके फॉर्मूले देख लो आप। अगर मैं बोलूँ एरिया, तो ये बढ़ा दो बस बीच का, क्या बढ़ा दोगे, बी इंटू डी। अब सेम है बाकी का, ये चक्कर में मत पड़ जाना, स्मॉल और कैपिटल एक ही बात है, डेप्थ ऑफ फ्लो, ठीक है, एक ही बात है, डेप्थ ऑफ फ्लो, थीटा प्लस कोट थीटा। और पेरीमीटर में क्या चेंज आएगा, पेरीमीटर में केवल ये बी बढ़ेगा। तो इसी को देख लो, बी प्लस 2d, ठीक है, 2d थीटा प्लस कोट थीटा। ये हमारे किसके फॉर्मूले आ गए, ये हमारे फॉर्मूले आ गए दोस्तों एरिया और पेरीमीटर के लिए। कौन सी कैनाल के लिए, लाइंड कैनाल के लिए, ठीक है, किसके लिए आ गए, लाइंड कैनाल के लिए। अब बाकी का प्रोसीजर दोनों के लिए सेम ही था। हम जानते हैं Q बराबर AV होता है, और V आपको पता ही है, दो चेजी और मैनिंग। तो ये हो गया मेरा लाइंड। लेकिन देखो लाइंड का मतलब क्या था, लाइंड का मतलब यही तो था, इसका ये किनारा और ये आधार, ये किनारा, इस पर मैंने क्या कर दिया, किसी इम्परवियस मटेरियल की कोटिंग कर दी। जब भी किसी कैनाल के बैंक व बेस को इम्परवियल मटेरियल की कोटिंग से कोट करते हैं, तो भाइयों उस प्रोसीजर को बोलते हैं लाइनिंग। उस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, लाइनिंग। अब मैं आपको बताता हूं लाइनिंग क्या है। लाइनिंग का मतलब है जब आपने किसी कैनाल के बैंक और बेड को किसी इम्परवियस मटेरियल से कोट कर दिया। देखो कैसे, ये कैनाल थी, मैंने देखा कि यार बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, ठीक है, तो आप क्या करो, इसके ऊपर लाइनिंग कर दो ऐसे ऐसे कंक्रीट की। बोला लाइनिंग तो कर दूं भाई, लेकिन लाइनिंग में खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। लाइनिंग में खर्चा क्या आता है, बहुत ज़्यादा आता है। तो मैंने बोला चलो यार खर्चा ज़्यादा आता है, आपने बोला एक्सपेंसेस ज़्यादा होता है, मैंने बोला बेनिफिट भी तो होता है, बोला बेनिफिट भी तो होता है। बोला कि चल ठीक है, अब मैं तेरे एक्सपेंसेस और बेनिफिट को कैलकुलेट कर लूँ। बोला कि मैं तेरे एक्सपेंसेस और बेनिफिट को कैलकुलेट कर लूँ। अगर तेरे बेनिफिट तेरे एक्सपेंसेस से ज़्यादा होंगे, मतलब अगर आपके द्वारा जो लाइनिंग की गई है उस लाइनिंग के बेनिफिट मेरे दोस्तों एक्सपेंसेस से ज़्यादा होंगे, तो मेरा फ़ायदा है। मैंने बोला कोई चीज़ मैंने 10 रुपये में खरीदी और मैं 15 में बेच रहा हूँ, ऐसा काम तो मैं बारंबार करूँगा। बोला कि 10 में खरीद रहा हूँ और 9 में बेच रहा हूँ। बोला कि सर फिर आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं हो सकता। तो लाइनिंग करने से पहले आपको बेनिफिट और कॉस्ट का डिटर्मिनेशन करना बहुत ज़रूरी है। बिना उसको डिटरमाइन किए आप लाइनिंग नहीं कर सकते। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि लाइनिंग में कौन कौन से बेनिफिट है और लाइनिंग में क्या क्या आपके एक्सपेंसेस आते हैं, और उसको आप निकालोगे बेनिफिट और कॉस्ट के एनालिसिस से, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर देखो मैं बता रहा हूं आपको लाइनिंग, अगर मेरे बेनिफिट किससे ज़्यादा हो जाए, जो कॉस्ट मेरी आई है कैनाल में, तो मैं बोलूँगा लाइनिंग सही है। अगर मेरे बेनिफिट कम पड़ जाए मेरी कॉस्ट से, तो मैं लाइनिंग नहीं करूँगा। बोले कि सर चलो बताओ बेनिफिट्स क्या है। पहले बात कर लेते हैं, आप बहुत बेनिफिट कर रहे हो, तो मुझे बताओ भाई साहब बेनिफिट क्या है। मैंने बोला भाई सबसे बड़ा बेनिफिट सेविंग इन सीपेज लॉस। अगर आपकी कैनाल मिट्टी की बनी हुई है और उसके बैंक प्रोटेक्टेड नहीं है, तो बहुत सारा पानी आपका सीप कर जाएगा। बहुत सारा पानी क्या कर जाएगा आपका दोस्तों, सीप कर जाएगा। उसी को बोला कि मैंने सीपेज लॉस। बोला कि सर सीपेज लॉस में सेविंग हो जाएगी। मैंने बोला और बता। बोला कि दूसरा सबसे बड़ा फायदा रिडक्शन इन मेंटेनेंस कॉस्ट।
बोला कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपको बार बार कैनाल का मेंटेनेंस करना भी नहीं पड़ेगा। मैं बोला ठीक है, मैं लिख देता हूं कि मेरा मेंटेनेंस कॉस्ट में भी रिडक्शन आ जाएगा। मेरी ये दो बड़ी बेनिफिट्स है। कौन कौन सी? सेविंग इन सीपेज लॉस, सीपेज लॉस वाला सारा का सारा पानी बच जाएगा, डिस्चार्ज बच जाएगा। बार बार जो मेंटेनेंस कर रहे हो वो खर्चा नहीं आएगा, तो अब इनका हम एनालिसिस करेंगे। अब इनका हम क्या करेंगे? एनालिसिस कि कौन कौन सी अजम्पशन यूज करूं इस बेनिफिट कॉस्ट को निकालने में। बोला कि ठीक है, आ जाओ। पहली अजम्पशन इसने बोला मेरे भाइयों कि अगर आप लाइनिंग कर रहे हो तो ये अज्यूम करो कि आप कैनाल की 1 किलोमीटर की लेंथ का लाइनिंग का खर्चा या बेनिफिट निकालोगे। क्या बोला? कि आप कैनाल की पर मीटर लेंथ को यूज करोगे कॉस्ट और बेनिफिट निकालने में, और कैलकुलेशन करोगे 1 साल के लिए। पहली क्या अजम्पशन है मेरे दोस्तों? कि कैनाल की कॉस्ट बेनिफिट, कॉस्ट का मतलब मेकिंग कॉस्ट, बेनिफिट मतलब बाद में सर्विस के बाद। बोला कि कैनाल की जो कॉस्ट बेनिफिट का आप एनालिसिस कर रहे हो वो कितनी लेंथ पे करोगे? बोला कि सर 1 किलोमीटर पर करेंगे। बोला कि कितने दिनों के लिए करोगे? बोला कि 1 साल के लिए मैं कैलकुलेट करूंगा। मैं बोला ठीक है। दूसरा मैं बोलता हूं भाई, इंटरेस्ट रेट जो तू अज्यूम करेगा वो 5 से 8% कर लेना। बोला कि सर ये क्या लफड़ा है? बोला कि मैं तुम्हें पैसे उधार दूं या आपसे मैं पैसे उधार दूं तो कोई फ्री फोकट में नहीं देगा, मान के चलेगा कि मेरे को इतना तो मिलना चाहिए। तो बोला कि यार इंटरेस्ट रेट कितनी अज्यूम कर ले? बोला कि 5% से 8% अज्यूम कर लो। तो इंटरेस्ट रेट कितनी यूज करी? 5 से 8। बोला कि परसेंटेज, या बोला कि जो मेंटेनेंस है, बोला कि जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो कितनी रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, मेंटेनेंस कॉस्ट को हम कहां तक रिड्यूस करेंगे? क्या अज्यूम करेंगे? 40%। दूसरा बोला जो मेरा सीपेज लॉस है जो आपका 30 से 35% होता है वो आ जाना चाहिए 1 से 2%। भाई मेरे को अंदाजा होना चाहिए ना मैं कितना सीपेज लॉस बचा लूंगा। भाई मेरे को अंदाजा होना चाहिए ना मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी आएगी। तो बोला 40% कॉस्ट कम हो जाएगी। बोला कि सीपेज लॉस में जो 30 से 35% बेकार जा रहा था पानी वो कितने पे आ जाएगा बेकार? 1 से 2। मतलब 30% खर्चा हो रहा था वो कितने पे ले आओगे आप? 1 से 2। ये मेरा अजम्पशन है। और बोला कि कैनाल की लाइफ भी बढ़ेगी। बोला कि यार कम से कम 40 से 60 मान के चलो। बोला कि कितनी मान के चलूं सर? बोला कि यार कम से कम 40 से 60 मान के चलो। तो ये कुछ अजम्पशंस है जो कि मैं कैनाल की लाइनिंग करने के दौरान उसके ऊपर यूज करता हूं। बोला कि सर आपने अजम्पशन तो बता दिए, अब एक बार इन अजम्पशंस का यूज करके मुझे ये बता दो कि बेनिफिट कितना रुपए का हो रहा है। क्योंकि मैं तो पैसों की बात करूंगा, मैं तो इंजीनियर हूं, जेईएन लगूंगा, मैं तो किसकी बात करूंगा? पैसों की बात करूंगा, क्योंकि पैसों के लिए तो गणित चल रही है सब। समझ रहे हो ना बात को? तो बोला कि चलो ठीक है, बेनिफिट बताता हूं तुमको कितने रुपए का बेनिफिट हुआ। ठीक है, बेनिफिट बताता हूं मैं तुमको कितने रुपए का बेनिफिट हुआ। मैं बोला मैंने मेरी कैनाल को लाइन करने से m मीटर क्यूब पर सेकंड पानी सेव कर लिया 1 साल में। क्या बोला भाई? कि मैंने अपनी कैनाल से लाइनिंग करते हुए जो पानी सेव किया था वो कितना किया? बोला कि सर m मीटर क्यूब पर सेकंड किया। ठीक है साहब। बोला कि जो ये सेविंग की थी उस पर जो रुपए आ रहा था, जो मुझे फायदा हुआ वो कितने रुपए का हुआ? बोला कि R1 रुपए का हुआ। मैं बोला ठीक है भाई, तो मुझे टोटल सेविंग बताओ किसमें? सीपेज में। बोला कि ये लोग क्या बात करते हो, M गुना R1। किसी को भी कोई भी समस्या नहीं आई। फिर मैंने बोला चलो तुमने एक तो निकाल दिया, ऐसे ही मुझे मेंटेनेंस की भी बता दो। मैंने कहा ये लो, फिर अज्यूम करता हूं। बोला कि मेंटेनेंस कॉस्ट पर जो मैंने सेव किया वो बोला मैं P सेव किया। बोला उसकी रेट है R1, तो टोटल सेविंग इन मेंटेनेंस कॉस्ट PR1। R2 कर देता हूं, चलो नहीं कंफ्यूज जाओगे। कितनी कर दी? PR2। बोला कि सर दोनों ही तो हमारे फायदे थे, तो बोला टोटल बता दो मेरे को। तो बोला टोटल ये लो MR1 प्लस PR2। ये मेरे आ गए बेनिफिट्स। ये मेरे क्या आ गए मेरे दोस्तों? बेनिफिट्स। कितने रुपए का?
MR1 प्लस PR2। बोला कि चलो सर आपने बेनिफिट की बात कर दी और जो बेनिफिट हो रहा है उसको एक तरफ लिख दो, टोटल बेनिफिट MR1 प्लस PR2। दिखाई दे रहा है नहीं, MR1 प्लस PR2। बोला कि सर ये तो आपने बेनिफिट की बात कर दी, अब जरा एक बार ये बता दो कि आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है, तभी तो मैं बता पाऊंगा कि मेरा फायदा हो रहा है कि नुकसान। ठीक है, बेनिफिट की तो आपने बात कर दी, कॉस्ट और बता दो। बोला कि बताते, 1 मिनट रुको। हाँ भाई, बोला कि बताते। अब मैं बात कर रहा हूं कॉस्ट। मैंने अज्यूम किया कि माना इस कैनाल को बनाने में, लाइनिंग को बनाने में, कैनाल की लाइनिंग को बनाने में लेट अस अज्यूम कि कैनाल की लाइनिंग करने में C रुपए खर्च हुए। कितनी रुपीस खर्च हुई? बोला कि C रुपए खर्च हुए। बोला कि कैनाल की लाइफ है N ईयर्स। बोला कि कैनाल की लाइफ कितनी है मेरे दोस्तों? N ईयर्स। बोला कि जो इंटरेस्ट रेट अज्यूम किया है ना वो I है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। बोला कि जो इंटरेस्ट रेट अज्यूम किया है ना वो कितना है? बोला कि भाई I है। तो एक एक्सप्रेशन है मेरे पास कॉस्ट निकालने का। क्या है? कॉस्ट। बोला कि इन तीनों बातों से मेरे पास एक एक्सप्रेशन है, एक फॉर्मूला है जिससे मैं इस कैनाल की कॉस्ट निकाल सकता हूं। बोला कि सर बता दो क्या फॉर्मूला है? बोला कि ये है C गुना I, कॉस्ट, टोटल कॉस्ट है ये, 1 प्लस I की पावर n अपॉन 1 प्लस I की पावर n माइनस 1। ये क्या है? मेरा टोटल कॉस्ट। और ये C क्या था? C क्या था? लाइनिंग की कॉस्ट। C क्या था? लाइनिंग की कॉस्ट। क्या आया? C इंटू I, 1 प्लस I की पावर n, 1 प्लस I की पावर n माइनस 1। इसको कैपिटल रिकवरी फैक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटल रिकवरी फैक्टर। अब यहां से ध्यान रखना है आपको, बेनिफिट आपको बताया था, कॉस्ट आपको बताई। बोला कि सर अब बता दो क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन पूछता है बेनिफिट और कॉस्ट रेशो। क्वेश्चन क्या पूछता है फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स? बेनिफिट और कॉस्ट रेशो बताओ मेरे को। तो क्या रहा? मैंने कहा कोई बात नहीं, बेनिफिट आपको पता ही है MR1 प्लस PR2 और कॉस्ट लग रही है इतनी C गुना I, 1 प्लस I की पावर n, और बाकी बचा कुचा यहां आ जाएगा। दिख रहा है ना ये? बाकी बचा कुचा यहां आ जाएगा। बचा कुचा क्या आ जाएगा? 1 प्लस I की पावर n माइनस 1। चलो नहीं दिख रहा तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, इसको यहां पर लिख रहा हूं मैं आपको, बेनिफिट और कॉस्ट रेशो। बेनिफिट और कॉस्ट रेशो MR1 प्लस PR2, 1 प्लस I की पावर n माइनस 1 अपॉन C गुना I, 1 प्लस I की पावर n। ये मेरा आ गया बेनिफिट कॉस्ट रेशो। बेनिफिट कॉस्ट रेशो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। आपका हमेशा बेनिफिट ज्यादा होना चाहिए ना, तो मैंने बोला बेनिफिट कॉस्ट रेशो हमेशा 1 से ज्यादा होगा। 1 से क्या होगा? ज्यादा होगा। तो मैंने वही लिखा है ये। तो ये क्या था? जब भी मैं मेरी कैनाल की लाइनिंग करूंगा, तो लाइनिंग करते समय सबसे पहले देखूंगा कि मेरे दोस्तों बेनिफिट और कॉस्ट मेरी कितनी आ रही है। ठीक है, ये मेरा था लाइन्ड चैनल के बारे में। अब मेरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में बारंबार पूछता है, और ये भी याद रखना आएगा ही आएगा, क्वेश्चन उसमें से जरूर आता है। कोई भी एग्जामिनर अगर इरिगेशन में से क्वेश्चन दे और उसमें से ना दे तो उससे रहा नहीं जाता। जैसे मैं बोला आपके सामने रसगुल्ले की प्लेट रखी है, तो आप रहोगे क्या बिना उसको खाए के? बोला कि नहीं। बोला कि सर पेपर बनाऊंगा तो इस कैनाल में से तो क्वेश्चन जरूर ही दूंगा। तो भाई वो कौन सा है? बोला कि सर वो अलुवियल चैनल है। कैसी चैनल है? अलुवियल। अब अलुवियल जो चैनल है उसमें 2 प्रकार की थ्योरी पढ़ेंगे हम। ठीक है, कौन सी? एक अलुवियल चैनल जो कि सेडिमेंट को कैरी नहीं करती, एक जो सेडिमेंट को कैरी करती है। अब इसके लिए सेडिमेंट की थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो मैं इस वीडियो को 2 या 3 पार्ट में बनाऊंगा दोस्तों। आज का जो पार्ट पढ़ाया था वो इंपॉर्टेंट है,
नेक्स्ट जो इसका सेकंड पार्ट आएगा वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा, और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो उसको भी आपको जरूर देखना है, ठीक है, उस पार्ट को भी आपको जरूर देखना है। ये मैंने केवल कैनाल के बारे में आपको कुछ डिस्कस किया था। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आए। आगे भी इसी तरह के लेक्चर चाहिए तो आप प्लीज़ इसको कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।